वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ और पीसीएस की डिवाइस सीरीज़ में। ये सीरीज़ है हमारी पीसीएस और बीईओ 2024 के लिए। तो अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पीसीएस और बीईओ 2024 के लिए। ठीक है, डिवाइस सीरीज़ है ये हमारी। और आज की डिवाइस सीरीज़ में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी का, वो है गरीबी। तो गरीबी क्या होती है, गरीबी की परिभाषा क्या है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी के आकलन के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं, उनकी क्या क्या सिफारिशें हैं, उनको आज हम यहाँ इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है क्योंकि हमसे आपसे जुड़ा हुआ है यार, हम सब लोग गरीब हैं, तो अपने ही बारे में आज हमें पढ़ना है, कोई अलग से चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं गरीबी की परिभाषा क्या है, गरीबी क्या होती है, तो यार गरीबी कुछ नहीं होती है। आप और हम जो लोग हैं वो गरीब हैं और उनकी वो स्थिति गरीबी है। ठीक, ये तो उसकी परिभाषा हो गई। लेकिन पेपर में ऐसे काम नहीं चलता है। मेंस में जब आपको आंसर राइटिंग करनी होगी तो आपको प्रॉपर परिभाषा बतानी होगी। तो अगर कोई पूछे गरीबी क्या है, तो साथियों गरीबी वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा ना कर पाए। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा ना कर पाए। न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है भैया? रोटी, कपड़ा और मकान, सीधी सी बात है। अगर कोई इनको भी पूरा नहीं कर पा रहा तो फिर हम कहेंगे कि वह व्यक्ति है गरीब और उसकी वह स्थिति कहलाएगी गरीबी। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई? हाँ, तो देखो वही सब लिखा हुआ है। गरीबी का अभिप्राय जीवन, स्वास्थ्य और कार्य कुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति की अयोग्यता से है। वही थोड़ा मैंने आसान भाषा में आपको बताया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी स्थिति इतनी खराब हो कि वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा ना कर पाए, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है गरीब और उसकी स्थिति कहलाती है गरीबी। अब गरीबी के दो टाइप होते हैं। पहला होता है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी क्या होती है? जब आप किसी वर्ग, किसी प्रदेश या किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य देश की तुलना में अगर आप गरीब हैं, तो इस प्रकार की गरीबी को कहा जाता है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी का मतलब ये हो गया कि मान लो ये आपका घर है, ठीक है, आपके घर में एक कार खड़ी है, ठीक, और आपका जीवन बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर आपके एक पड़ोसी का घर है, उसकी झोंपड़ी आपसे ज़्यादा बड़ी है और उसकी कार भी आपसे ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप जो है गरीब हो गए अपने पड़ोसी की तुलना में। आपके पास मान लो मारुति 800 है, उसके पास मान लो जो है वो है बोलेरो, तो उसकी कार आपसे बड़ी है, उसका घर आपसे बड़ा है, तो आप गरीब हो गए। इस व्यक्ति की तुलना में आप गरीब हैं। वैसे गरीब नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति से अगर तुलना की जाएगी तो आप गरीब निकलोगे। इसी को कहा जाता है सापेक्ष गरीबी। देखो, जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन स्तर नीचा होता है वे उच्च निर्वाह स्तर के लोगों या देशों की तुलना में सापेक्ष रूप से गरीब माने जाते हैं। ठीक, यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार उन देशों को सापेक्ष रूप से गरीब माना जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति कुल आय $1 प्रतिदिन से भी कम हो। यानी सापेक्ष गरीबी में किसको शामिल करेंगे यूएन के अनुसार? तो यूएन ये मानता है कि अगर आप एक दिन में $1 भी नहीं कमा रहे, $1 का मतलब हो गया कि भैया 85 से 90 या 90 रुपये या 80 से 85 रुपये भी आप एक दिन में नहीं कमा पा रहे हो, तो भाई आपको गरीब माना जाएगा। सीधी सी बात है। बात समझे? नहीं समझे? हाँ, आगे देखो। आगे है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी हमने पढ़ ली, अब है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष दृष्टि से उन लोगों को गरीब कहा जाता है जिनका निर्वाह स्तर इतना नीचे है कि वह न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरा नहीं कर पाते। इन आवश्यकताओं को शरीर चलाने के लिए न्यूनतम पोषक आहार के रूप में व्यक्त किया जाता है। गरीब लोगों की पहचान के लिए भारत में इसी मापदंड को अपनाया गया है। इस संदर्भ में योजना आयोग द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यक आहार की न्यूनतम मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 किलो कैलोरी, मतलब 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है।
इसका मतलब ये हुआ कि भारत में गरीबी का आकलन हम कैसे करते हैं, तो ये करते हैं ऊर्जा उपभोग से। ध्यान रखना, ऊर्जा उपभोग, ठीक। ऊर्जा उपभोग मतलब कि आप जो खाना खा रहे हो उस खाने से आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, इसको हम ऊर्जा उपभोग में कैलकुलेट करेंगे। अब अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपकी जो उपभोग क्षमता है या आपका जो आपका उपभोग है, जो भोजन आप ले रहे हो, उससे आपको न्यूनतम 2100 किलो कैलोरी मिलनी चाहिए, ठीक है, न्यूनतम है ये। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपको आपके भोजन से न्यूनतम 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए, ठीक। ये व्यवस्था है। ग्रामीण में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि गांव के लोग शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, इसलिए उन्हें भोजन की आवश्यकता या ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा है। शहरी क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता कम है। तो कहने का अर्थ है कि अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और प्रतिदिन 2100 कैलोरी भी आपको नहीं मिल पा रही है तो फिर आप गरीब हो, और गांव में है और 2400 कैलोरी भी आपको नहीं मिल पा रही है तो फिर आप गरीब माने जाओगे। इसमें रुपये पैसा का डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे है गरीबी रेखा, ये तो बहुत सुना होगा आपने। गरीबी रेखा वह रेखा है जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। 1999 और 2000 की कीमतों पर 328 रुपये ग्रामीण और 459 रुपये शहरी क्षेत्र में प्रति महीना उपभोग को गरीबी रेखा माना जा सकता है। यानी अगर हम सन 2000 की बात करें तो 2000 की कीमतों पर आधारित, यानी 2000 में जो महंगाई थी उसके हिसाब से अगर आप गांव में महीने पे 328 रुपया खर्च कर रहे हो या 328 रुपया से ज़्यादा खर्च कर रहे हो, मान लो आपने 330 रुपया महीना पे खर्च कर दिया, तो फिर सरकार आपको गरीब नहीं मानेगी, ध्यान रखना। यानी आप इतनी ज़्यादा स्थिति आपकी खराब हो कि आप महीने पे 328 रुपया भी खर्च नहीं कर पा रहे, और शहर में 459, ठीक है। तो अब देखो मुझे इसमें आपत्ति है। मुझे आपत्ति ये है कि ये जो सर्वे किया जाता है ये ऐसे लोगों से किया जाता है या ऐसे लोग इस सर्वे को करते हैं जो यार कभी अपने एसी ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते। उन्हें एक्चुअल इंडिया की प्रॉब्लम पता ही नहीं है। वो बस अपने एसी कमरे में बैठ के बस कैलकुलेशन कर देते हैं, थोड़ा बहुत सैंपल ले आते हैं, जो है थोड़ा बहुत सर्वे सैंपल कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब 328 रुपये अगर आप महीना खर्च करें। 328 रुपये में क्या होता है यार, सन 2000 में भी ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा महंगाई नहीं थी, बट फिर भी 328 रुपये बहुत कम है। लेकिन चलिए बस सरकार ऐसे ही चलती है कागजों पर, तो बस ठीक है। योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया। अब पेपर में आपसे पूछा जाता है कि लकड़वाला समिति का संबंध किससे है, तो आप बताओगे ये संबंध है गरीबी से, ठीक है। 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। गरीबी रेखा का निर्धारण आय और उपभोग के रूप में किया जाता है, लेकिन आय की तुलना में उपभोग गरीबी रेखा सीमा का एक बेहतर पैरामीटर है। आय के वितरण आंकड़े उपलब्ध नहीं है, जबकि उपभोग से संबंधित व्यापक आंकड़े उपलब्ध हैं। देखो कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है इसका तो आप महीने पे आइडिया नहीं लगा पाओगे। मान लो किसी की सरकारी नौकरी है तो उसका तो चलो फिक्स है हिसाब 40,000 आ रहा है, लेकिन मान लो कोई आदमी व्यापारी है तो उसका पता नहीं है ना कि मान लो एक ठेले वाला है, उसका क्या पता है कि महीने पे कितना रुपए कमाएगा। लेकिन हाँ खर्चे उसके करीब करीब सीमित ही होते हैं, खर्चा वो करीब करीब उतना ही करता है, ठीक है। तो इसीलिए सरकार फोकस करती है खर्चे पे कि कौन आदमी कितना खर्चा कर रहा है, इससे बेहतर हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए उपभोग की सीमा को आधार बनाया जाता है। गरीबी रेखा के निर्धारण और गरीबी के अनुमान के संदर्भ में सामान्यतः योजना आयोग के ही माप और दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, किंतु विश्व बैंक आय के आधार पर गरीबी को निर्धारण करता है, जिसे डॉलर गरीबी कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा था ना कि आप अगर $1 भी नहीं कमा पा रहे हो एक दिन में तो फिर आप गरीब हो, इस तरीके से, ठीक है। अब आगे देखो। अच्छा उससे पहले जो है मैं कुछ यहाँ पर आपको गरीबी से जुड़ी हुई समितियाँ आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो ज़रा, अगर हम गरीबी के निर्धारण से जुड़ी समितियों की बात करें तो एक तुमने अभी देख ली लकड़ावाला समिति, ये आपको ध्यान रखना है।
दूसरी आपको ध्यान रखनी है तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति, ये भी ध्यान रखना, ये भी गरीबी से जुड़ी है। और एक समिति है रंगराजन, ये भी गरीबी से जुड़ी है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। देखिए आगे अब देखेंगे गरीबी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए कार्यक्रम। क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं गरीबी को दूर करने के लिए? पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखो, गांव में रहने वाले गरीबों के लिए 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई। इस योजना में 1980 में लागू किए गए समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को शामिल किया गया। यह ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार सृजन का एकमात्र कार्यक्रम है। सरकार ने 1999 में प्रमुख 6 योजनाओं को समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम ट्राइसेम, डवाकारा, GKY यानी गंगा कल्याण योजना और मिलियन कूप योजना, सिट्रा आदि के स्थान पर स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना को शुरू किया। ठीक। अगली है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। यह योजना 2001 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास तथा सड़कों का विकास करना है। इस योजना के अंतर्गत 3 योजनाएं शामिल हैं: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार इनसे गरीबी दूर कैसे होगी? देखो भाई, इनसे गरीबी दूर होगी, ऐसे दूर होगी कि मान लो अब हमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में काम करवाना है, ठीक है, तो गांव में ही तो सड़क बनेगी। गांव की सड़क कौन बनवाएगा? प्रधान बनवाएगा। तो जब प्रधान बनवाएगा तो काम किससे करवाएगा? गांव के लोगों से ही तो काम करवाएगा। और गांव के लोगों से काम करवाएगा तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार पैसा देगी, तो गरीबी कुछ ना कुछ तो दूर होगी। बात समझ रहे हैं? अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है भैया, हो सकता है कोई गरीब आदमी हो, किराए घर पर रह रहा हो, तो एक तो उसके पास पैसा नहीं है और दूसरा जो थोड़ा बहुत पैसा कमाता भी है वो किराए में दे देता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? घर बनवा के दे देंगे। सरकारी घर दे दिया। अब सरकारी घर दे दिया तो उससे होगा ये कि अब सरकारी घर है तो प्रॉपर उसको घर मिल गया, अब उसे किराया नहीं देना, तो जो पैसा किराए में खर्च हो रहा था अब उसका बचेगा, तो थोड़ा बहुत गरीबी दूर होगी उसकी। इस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है। आगे देखो, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। 5वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में कुछ बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए इसको पेश किया गया था। इसका उद्देश्य समुदाय का सामाजिक और आर्थिक विकास, विशेष रूप से सुविधा से वंचित और अयोग्य आबादी है। ठीक है। आगे देखो, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना। यह योजना भी निर्धनता से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई। सामूहिक बीमा योजना। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1995-1996 के दौरान शुरू की गई। 20 सूत्री कार्यक्रम, इसको हम एक बार और भी पढ़ चुके हैं। आम जनता को गरीबी के बंधन से मुक्त कराने के लिए यह कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था एवं पहले इसे 1982 तथा दूसरी बार 1986 तथा तीसरी बार 2006 में संशोधित किया गया। नए आर्थिक 20 सूत्री कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया है। पेपर में पूछा जाएगा 20 सूत्री कार्यक्रम का संबंध किससे है? गरीबी उन्मूलन से। सीधी बात है, आप आंसर यही करना। ठीक। चलिए, अब गरीबी हमने पढ़ ली, अब हम देखते हैं गरीबी का कारण यार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, और वो है बेरोजगारी। तो आज के वीडियो में हम बेरोजगारी की भी बात यहाँ पर करेंगे, इसको भी जो है हम लोग जानेंगे। ठीक। देखो जरा, सबसे पहले बेरोजगारी होती क्या है भैया? बेरोजगारी क्या चीज है? तो देखो, ध्यान रखना, बेरोजगारी का मतलब है जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता, मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं, जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम प्राप्त नहीं कर पाता या किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है बेरोजगार, और उसकी ये स्थिति कहलाती है बेरोजगारी। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई मजदूर है जिसकी प्रतिदिन 8 घंटे काम करने की क्षमता है, वो 8 घंटे काम कर सकता है। ठीक है, 8 घंटे वो काम कर सकता है, लेकिन मान लो उसे जो है 8 घंटे काम नहीं मिल रहा, मान लो उसे केवल 4 घंटे ही काम मिल रहा है,
तो ऐसे में जो उसकी क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, और ऐसे में उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि वो बेरोजगार है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ बेरोजगार है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई आदमी पीएचडी है साहब। अब पीएचडी है तो पीएचडी की योग्यता जो है वो डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए होती है। जो व्यक्ति पीएचडी कर लेता है वो डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के योग्य हो जाता है। अब मान लो कोई व्यक्ति पीएचडी करके पढ़ाना शुरू करे प्राइमरी स्कूल में, सरकारी मास्टर बन जाते हैं, तो वैसे तो वो बेरोजगार नहीं है। सबके लिए भाई सरकारी मास्टर है, 40,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, तो रोजगार है उसके पास। लेकिन अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे यार, तो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए पीएचडी का जरूरत है। प्राइमरी में उसे छोटा बड़ा पढ़ाना है, जोड़ बाकी कराना है, तो उसमें पीएचडी का क्या काम है, एक बार बताओ। उसकी योग्यता जो पीएचडी लायक है वो कहाँ यूज होगी उसमें? वो कहीं यूज नहीं होगी उसमें भाई। उसके लिए जो सामान्य योग्यता है वो स्नातक है। एक सामान्य व्यक्ति जो इंटर पास होगा वो भी जो है छोटा बड़ा पढ़ा देगा, उसमें उसकी पीएचडी का क्या रोल है? तो उसकी पीएचडी का वहाँ कोई इस्तेमाल नहीं है। इसीलिए माना जाएगा आर्थिक रूप से कि वो व्यक्ति पैसे तो कमा रहा है, लेकिन सरकार की निगाह में वो बेरोजगार है, क्योंकि उसको उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम उपलब्ध नहीं है। आई बात समझ में? नहीं आई? तो इनको कहते हैं हम लोग बेरोजगार। अच्छा, इसमें भी ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो है काम करना चाहता है। मान लो कोई 5 साल का बच्चा है या कोई 80 साल की बुढ़िया है, वो क्या मैं हूँ बेरोजगार हूँ? तो नहीं भैया। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो श्रम बल है, और श्रम बल होता है 15 से 64 साल के लोग, ऐसे लोगों को ही हम इसमें शामिल करेंगे। 64 साल के ऊपर जो है सरकार भी मान लेती है कि आदमी बेकार हो गया है ना, 62 और 65 साल पे कर देती है रिटायर, है ना। तो इससे ज़्यादा एज है तो भी काम नहीं करोगे, और 15 साल से कम है तो 6 से 14 वर्ष तक के तो बच्चों का अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, तो वो तो काम वैसे भी नहीं कर सकते। इस एज ग्रुप में अगर बीच में आप आओगे तो फिर माना जाएगा आप बेरोजगार हो या नहीं। अब देखो, भारत एक विकासशील किंतु अल्प विकसित देश है, सही बात है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक किस्म का है। मैं अभी बताऊंगा क्या होता है ये। भारत में पूंजी निर्माण की दर नीची है, इसलिए रोजगार की मात्रा भी कम है। भारत में बेरोजगारी स्थायी या दीर्घकालिक है। इस दृष्टि से भारत में बेरोजगारी का मूल हल तेजी से आर्थिक विकास द्वारा ही संभव है। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार। चलिए, पहला तो हम यही देखते हैं भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है भैया। तो अगर कोई आप सवाल करे भारत में कैसी बेरोजगारी है, तो देखो लिखा है ना संरचनात्मक। तो भारत की बेरोजगारी कैसी है? संरचनात्मक। अब जरा मैं आपको समझाता हूं कि आखिरकार संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है। देखो भाई, संरचनात्मक बेरोजगारी का सीधा सा अर्थ ये है कि कोई भी देश जो कभी ना कभी गुलाम रहा है भाई, जैसे भारत है, भारत गुलाम रहा 190 साल 200 साल। अब भारत 200 साल जब गुलाम रहा तो गुलामी में इंग्लैंड ने क्या किया, जो भी हमारे आर्थिक संसाधन थे उनको हमसे लूट लिया, और भारत से आर्थिक संसाधन लूट करके कहाँ पहुंचा दिए? इंग्लैंड में पहुंचा दिए, जो भी हमारे संसाधन थे। अब जब भारत के पास संसाधन है ही नहीं, भारत को इतने लंबे समय तक 200 साल तक लूटा गया, तो भारत के पास आर्थिक संसाधनों की कमी हो गई। और भारत के पास आर्थिक संसाधन जब कम हो गए और भारत जब आज़ाद हुआ और भारत के पास जब पूंजी है ही नहीं, तो भाई साहब जब आपके पास पूंजी है ही नहीं तो फिर आप कोई व्यापार कैसे करोगे? सीधी सी बात है। व्यापार करने के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। कोई भी काम शुरू करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा आपके पास है नहीं, क्योंकि आप गुलाम रहे, आपका सारा पैसा ले लिया गया। और जब आपके पास कोई पूंजी है ही नहीं तो आप कभी भी कोई व्यापार शुरू नहीं कर सकते, और कोई व्यापार कभी शुरू नहीं कर पाओगे तो लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी बेरोजगारी जो देश की संरचना में है। संरचना में क्यों है? क्योंकि भैया हम गुलाम रहे हैं, हमारे पास पूंजी नहीं है, और पूंजी नहीं है तो भैया एक दिन में ना तो कोई पूंजी, ना तो कोई व्यक्ति एक दिन में अमीर होता है, ना ही गरीब होता है। हम अमीर थे लेकिन 200 सालों की गुलामी में धीरे धीरे गरीब हो गए। अब जब गरीब हो गए हैं तो इसे अमीर होने में भी समय लगेगा। हमारी संरचना जो है इस तरीके की कर दी गई है कि हमारे पास पूंजी नहीं है, और पूंजी नहीं है तो कोई बिजनेस हम कभी स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भारत की बेरोजगारी कैसी है? संरचनात्मक है। और संरचनात्मक है इसीलिए इसकी प्रकृति कैसी है? दीर्घकालिक है। एक दिन में आप अमीर ना हो जाओगे, बात समझ रहे हैं? एक दिन में आप अमीर नहीं हो सकते, आपको इसमें समय लगेगा, है ना। तो इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। मैं ऑफलाइन बैच लेता हूं तो वहां पर जो है मैं एक बार इस टॉपिक को पढ़ा रहा था, तो एक लड़की ने मुझसे पूछा, सर 190 साल या 200 साल जो है हमें लूटा गया है ना, तो 200 साल बाद तो हम पुरानी वाली स्थिति में आ जाएंगे। भाई 200 साल लूटने में लगे
तो 200 साल बाद हम जो है पूरी तरीके से विकसित हो जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा भाई क्योंकि आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो चढ़ने में तो हो सकता है आपको 1 महीना लगे, लेकिन अभी कोई क्या उसके नीचे आ जाओ तो तुरंत छलांग मारो, 1 मिनट में नीचे आ जाओगे। मर जाओगे वो बात और है, लेकिन नीचे तो आ जाओगे ना। तो वही मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि 200 साल की गुलामी हमने झेली है, तो हमसे जो पैसा लूट लिया गया वो ऐसा नहीं है कि 200 साल बाद बराबर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। वो 200 साल में बराबर नहीं होगा, ठीक। तो इसको लूटने में जब 200 साल लगे हैं तो इसे रिकवर करने में कम से कम 300-400 साल तो बड़े आराम से लगेंगे पुरानी वाली स्थिति में आने में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चलिए अब देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार। तो बेरोजगारी के प्रकार, पहला तो मैंने आपको समझा दिया, भारत में पहली बेरोजगारी कौन सी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। दूसरी बेरोजगारी और समझ लो, वो है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, इसको आप पहले ही समझ लीजिए। संरचनात्मक बेरोजगारी कहाँ होगी? जो देश गुलाम रहे हैं जैसे भारत, तो उसकी संरचना में ही पैसे की कमी हो गई है, तो फिर पैसा नहीं है तो सारे काम जो है आगे टल जाते हैं। फिर निकल के आती है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी कहाँ उत्पन्न होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में, जो पैसे वाले देश हैं वहां पर उत्पन्न होती है, जैसे अमेरिका। अब अमेरिका में कोई फैक्ट्री जो है इसलिए बंद नहीं होगी क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। पैसा तो बहुत है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पैसे की कोई कमी नहीं। वहां पर जो फैक्ट्री बंद होगी वो होगी मांग में कमी के कारण, मांग में कमी। अब मान लो कोई व्यक्ति है या कोई कंपनी है, वो कोई पेन बना रही है, पेन बना रही है साहब, उसका पेन कोई खरीद ही नहीं रहा। अब जब पेन उसका कोई खरीद नहीं रहा या धीरे धीरे उसकी डिमांड कम हो गई, तो जो कंपनी पेन बना रही है, मान लो वो कंपनी पहले जो है वो साल भर में 100 पेन बनाती है, या मान लो महीने में 100 पेन बनाती है, और 100 पेन बनाने में उसे 100 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी डिमांड कम होने लगी। अब मान लो 50 ही पेन की डिमांड है मार्केट में, तो जब 50 पेन की डिमांड है तो क्या 100 पेन बनाए जाएंगे? नहीं बनाए जाएंगे। कितने पेन बनाए जाएंगे यार? मान लो 60 बनाए जाएंगे। जब डिमांड नहीं है तो ज़्यादा क्यों बनाएंगे, कम बनाएंगे। मान लो 60 पेन हमने बनाए, अब 60 पेन बनाने में क्या 100 लोगों का काम है? नहीं है ना। जब 100 पेन बनाने में 100 लोग लगेंगे तो 60 पेन बनाने में 60 लोग लगेंगे। अब यहाँ पर जो 40 लोग हो गए, ये कौन हो गए? ये बेरोजगार हो गए। कंपनी इनको बाहर कर देगी, क्योंकि इनको फालतू सैलरी क्यों दी जाए जब ये कोई प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या प्रोडक्शन ज़्यादा है ही नहीं, तो हम एक्स्ट्रा लोगों को क्यों रखें। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी इन 40 लोगों को बाहर कर देगी, ठीक है। लेकिन इस प्रकार की बेरोजगारी की विशेषता ये है क्योंकि ये दीर्घकालिक नहीं है। मांग का क्या है? मांग यार आज है कल नहीं है, या आज नहीं है तो कल है। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी दिमाग लगाएगी, कंपनी ऑफर निकालेगी कि यार इस पेन से आप जो भी लिखोगे वो सत्य हो जाएगा। मान लो ऐसा ऑफर निकाला साहब कि हमारा पेन जादुई है, इस पेन से जो भी आप लिखोगे वो आपका सत्य हो जाएगा। अब जैसा इस तरीके के जब ऐड बनेगा तो लोग रातों रात पेन को खरीदना शुरू कर देंगे, और अब जो डिमांड 100 से घट के 60 पे आ गई थी, वो रातों रात बढ़ के 6000 तक या 60,000 तक भी पहुंच जाएगी, क्योंकि लोग दनादन इसको खरीदना शुरू करेंगे। अब जब ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो हमें ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, और ज़्यादा उत्पादन करने के लिए हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिन 40 लोगों को बाहर किया गया था उन्हें तो मैं बुला ही लूँगा कंपनी में, कहूँगा आ जाओ जल्दी से। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि तुम्हारे चाचा ताऊ भैया भाभी जिसको भी नौकरी की ज़रूरत है कंपनी में ले आओ, बहुत सारा काम है कंपनी में, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। तो प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए, और ज़्यादा लोग चाहिए तो ज़्यादा लोग जब कंपनी में आएंगे तो उन्हें रोज़गार मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगी। इसीलिए जो चक्रीय बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी का स्वरूप अस्थायी है, ये परमानेंट नहीं है। ये कुछ समय के लिए तो मार्केट में आएगी, उसके बाद अपने आप दूर हो जाएगी। आई बात समझ में? नहीं आई? तो जो देश गुलाम रहे हैं भारत जैसे, उनमें कौन सी बेरोजगारी मिलती है? उनमें मिलती है मेनली, जो मुख्य रूप से बेरोजगारी मिलेगी वो संरचनात्मक है। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा है, यहां पर जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी वो होगी चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। अब भारत की बात करूं यार, तो भारत की समस्या तो बहुत अलग है। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी भी है और चक्रीय बेरोजगारी भी है, क्योंकि हमारा देश थोड़ा सा पूंजीवादी है, थोड़ा सा समाजवादी है, दोनों ही है भाई। तो इस वजह से हमारे यहाँ दोनों समस्याएं हैं, और यही एक मूल कारण है कि भारत में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। आई बात समझ में? नहीं आई? अब हम और टाइप देखते हैं। जैसे पहला टाइप है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जो दिखती नहीं है। ये कहाँ उत्पन्न होती है? ये होती है कृषि क्षेत्र में। अब मान लो कोई खेत है, खेत मान लो 1 वर्ग किलोमीटर का है और इसकी उत्पादन क्षमता है 100 kg, ठीक है।
100 केजी की उत्पादन क्षमता है और इस 100 केजी को उत्पादन करने के लिए हमें 2 लोगों की जरूरत है। ठीक है, हाँ, या मान लो 4 लोगों की जरूरत है, 4 लोग हमें ये चाहिए। अगर 4 लोग एक सीजन इस खेत में काम करेंगे तो 100 केजी गेहूं का उत्पादन करेंगे, ये इसकी क्षमता है। ठीक है, अब मान लो इस खेत में 4 लोगों की जगह 10 लोगों को घुसा दिया जाए तो क्या होगा, वो 10 लोग जो एक्स्ट्रा इसमें घुस गए, 6 लोग जो एक्स्ट्रा घुस गए हैं, वो यहाँ काम तो करते हुए दिखाई देंगे कि खेत में कोई फावड़ा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन क्या इन 10 लोगों के घुसने से खेत का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा क्या 100 से वो 140 किलो हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि खेत की एक क्षमता है, उस क्षमता को क्रॉस नहीं कर सकता। अब आप यहाँ 4 की जगह 10 लोग, क्या 100 लोग घुसा दो, तो अगर आप इस खेत में 100 लोगों को घुसा दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि उत्पादन 1000 किलो हो जाएगा, बल्कि अगर 100 लोग इस खेत में घुस जाएंगे तो उत्पादन 100 की जगह 99 ही किलो रह जाएगा, क्योंकि जो 100 लोग इस खेत में घुसेंगे वो एक आध पौधे को पैर के नीचे दबा के मार डालेंगे, तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो उत्पादन में कोई योगदान नहीं देते, काम तो करते दिखाई देंगे लेकिन प्रोडक्शन उनका 0 है, ऐसे लोगों को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगार, और ऐसे लोगों की बेरोजगारी कहलाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और ये बेरोजगारी कहाँ मिलेगी, तो मैंने आपको समझाया, ये बेरोजगारी मिलेगी कृषि के क्षेत्र में। ऐसे लोगों को अगर इस क्षेत्र से बाहर भी कर दिया जाए, मान लो इन अब जैसे 4 की आवश्यकता है और 10 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर 6 लोगों को इस काम से बाहर आप कर भी दो, तो उन 6 लोगों को बाहर करने से खेती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जितना उत्पादन हो रहा था उतना ही होगा, क्योंकि ये लोग कोई उत्पादन कर ही नहीं रहे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इस प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसमें आदमी काम करता हुआ तो दिखता है लेकिन काम करता कुछ नहीं है। दूसरी है अल्प बेरोजगारी। देखो जरा, अल्प बेरोजगारी क्या है? इसके अंतर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जिनको थोड़ा बहुत काम मिलता है और जिसके द्वारा वे थोड़ा बहुत उत्पादन में योगदान तो करते हैं, किंतु इनको इनकी क्षमता के अनुसार पूरा काम नहीं मिलता। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक मजदूर जिसकी काम करने की क्षमता 8 घंटे है लेकिन 4 ही घंटे काम कर रहा है, तो वो अल्प बेरोजगार है। काम तो कर रहा है बट योग्यता के अनुसार नहीं। जैसे मैंने बताया, कोई आदमी PhD है और प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो पैसा तो कमा रहा है लेकिन पूरी तरह से रोजगार उसके पास नहीं है। तीसरी है मौसमी बेरोजगारी। ये भैया कहाँ उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है कृषि के क्षेत्र में। अब मान लो खेती में आपने कोई फसल लगाई और फिर पड़ गया ओला, फसल मारी गई, या बाढ़ आ गई, फसल बह गई। तो अगर फसल बह गई या मौसम की वजह से फसल चली गई, तो फिर आप अगली फसल अगले सीजन पर ही बो पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपकी फसल बर्बाद हो गई तो अगले दिन ही आपने दूसरी फसल बो दी, या मान लो आपने फसल बोई और भयानक आंधी तूफान आ गया, फसल सब बर्बाद होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको अगली फसल का इंतजार करना पड़ेगा। और अगली फसल का इंतजार करते मतलब अगली फसल का जब आप इंतजार कर रहे होंगे तो वो जो स्थिति होगी वो होगी आपकी मौसमी बेरोजगारी की, क्योंकि आप मौसम की वजह से बेरोजगार हो गए। ठीक है ना? फिर है खुली बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी जिसमें यद्यपि श्रमिक काम करने के लिए तैयार तो होता है और उसमें काम करने की योग्यता भी होती है, परंतु उसे काम नहीं मिलता। इस प्रकार की बेरोजगारी खेतीहर मजदूरों, शिक्षित व्यक्तियों तथा उन लोगों में पाई जाती है जो गांव से शहरों में काम की तलाश में आते हैं, किंतु उन्हें काम नहीं मिल पाता। इस कारण से बेरोजगार पड़े रहते हैं, है ना? फिर है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी ऐसे श्रमिक हैं जिनके शिक्षण प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधन इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके काम करने की क्षमता दूसरे श्रमिकों से ज़्यादा होती है, किंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। इसमें यार हम और आप जैसे लोग शामिल हैं। काबिल तो बहुत है, नॉलेज बहुत है, बस नौकरी नहीं है यार सरकारी। इसी वजह से हम लोग कौन है? शिक्षित बेरोजगार हैं। प्राइवेट काम करना नहीं चाहते, नौकरी सरकारी चाहिए, पढ़ाई होती ना है, तो बेरोजगार बन के घर पे पड़े हैं, पापा के पैसों पे पल रहे हैं। औद्योगिक बेरोजगारी देखते हैं। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो उद्योग, खनिज, यातायात, व्यापार, निर्माण आदि के व्यवसायों में काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। चक्रीय बेरोजगारी मैंने आपको बताई दी, संरचनात्मक बेरोजगारी मैंने आपको बताई दी, दोनों ही बता दी। अब हम देखते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। ये क्या है? संघर्षात्मक बेरोजगारी उस समय होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है। दूसरे रोजगार प्राप्त करने में व्यक्ति को कुछ समय लग जाता है और इस अवधि में वह संघर्षात्मक रूप से बेरोजगार होता है। संघर्षात्मक बेरोजगारी तथा संरचनात्मक बेरोजगारी के योग को बेरोजगारी की प्रकृति दर कहते हैं। ध्यान रखना, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर क्या है? संघर्षात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी का योग। अब बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया है वो देखो जरा। पहला,
जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 को राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना को मिलाकर इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है। रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर 1993 को 1772 अति पिछड़े खंडों में आरंभ की गई थी। यह विकास खंड सूखाग्रस्त, रेगिस्तानी, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में थे। इन पे चलाया गया रोजगार आश्वासन योजना। तीसरा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना को विलय करके 1 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का गठन किया गया। आगे देखिए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इस योजना का आरंभ 1 दिसंबर 1997 से किया गया। इस योजना में शहरी बेरोजगारों को प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं, नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धन उन्मूलन प्रोग्राम को मिला दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी बेरोजगारों तथा अल्प रोजगार वाले लोगों को स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार दिलाना है। फिर आती है जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। इसकी शुरुआत 2002-2003 में की गई। इस योजना का उद्देश्य देश के पिछड़े गरीब क्षेत्रों में महिलाओं तथा जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। फिर है ग्रामीण स्वयं सिद्धा योजना। इस योजना की शुरुआत 12 जुलाई सन 2000 को की गई। इस योजना में पूर्व में संचालित इंदिरा महिला योजना तथा महिला समृद्धि योजना को विलय कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसे कहते हैं नरेगा। इस समय इसका नाम क्या था? नरेगा। ठीक है। हाँ, कब से आई है? 2 फरवरी 2006 से। बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया साथियों मनरेगा 2009 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज करके कर दिया गया मनरेगा। मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जो है कहीं ईरान का तुरान आप भेज दोगे 250 किलोमीटर, नहीं, उसको उसके गांव के 5 किलोमीटर के रेडियस में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। और अगर उसे रोजगार नहीं मिलता है या उसे अगर रोजगार नहीं दिया गया तो फिर उसको बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। ठीक है। या तो उसे आप जो है प्रॉपर रोजगार देंगे, और अगर रोजगार आप नहीं देते हैं तो फिर वह व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते के लिए योग्य हो जाएगा। इसी को कहा जाता है मनरेगा। बहुत ही फेमस स्कीम है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने देखे 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक, गरीबी और बेरोजगारी। अब यहाँ से कोई भी सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अब इससे कुछ लेटेस्ट डेटा से जो है सवाल आ जाते हैं, जैसे बजट में भी बताया गया है कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया। ये करंट के क्वेश्चन होते हैं, इनको हम करंट में ही कवर करेंगे। यहाँ तक भाई कोई भी सवाल हो या कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।